मेरी वफात के बाद मौसम सुरमा की एक इंतहाई फिटरती शाम थी जब मेरी वफात हुई। इस दिन सुबह से बारिश हो रही थी। बीवी सुबह डॉक्टर के पास लेकर गई। डॉक्टर ने दवाएं तब्दील की मगर मैं खिलाफ मामूल खामोश रहा। दोपहर तक हालत और बिगड़ गई। जो बेटा पाकिस्तान में था वो एक तरबियती कोर्स के सिलसिले में बैरून मुल्क था। छोटी बेटी और इसका मियाँ दोनों यूनेस्को के सर्वे के लिए कराची ड्यूटी पर थे। लाहौर वाली बेटी को मैंने फ़ोन न करने दिया। उसका मियाँ बेहद मसरूफ़ है और बच्चों की वजह से खुद इसका आना भी मुश्किल है। रहे दो लड़के जो बैरून मुल्क हैं, इन्हें परेशान करने की कोई तोक न थी। मैं मेरी बीवी घर पर थे और एक मुलाजिम जो शाम ढले अपने घर चला जाता था। असर ढलने लगी तो मुझे महसूस हुआ कि नकाहत के मारे बात करना मुश्किल हो रहा है। मैंने अपनी पुरानी डायरी निकाली, बीवी को पास बैठाकर रकूम की तफसील बताने लगा जो मैंने वसूल करना थी और जो दूसरों को अदा करना थी। बीवी ने हल्का सा एहतजाज किया, ये तो आपकी पुरानी आदत है, जरा भी कुछ हो तो डायरी निकाल कर बैठ जाते हैं। मगर इसके एहतजाज में पहले वाला यकीन नहीं था। फिर सूरज गुरूब हो गया। तारीकी और सर्दी दोनों बढ़ने लगी। बीवी मेरे लिए सब बनाने किचन में गई। इसकी गैर हाजिरी में मैंने चंद अखड़ी अखड़ी सांसें ली और मेरी जिंदगी का सूरज गुरूब हो गया। मुझे महसूस हो रहा था कि मैं आहिस्ता आहिस्ता अपने जिस्म से बाहर निकल रहा हूँ। फिर जैसे हुआ मैं तैरने लगा और छत के करीब जा पहुंचा। बीवी सिप लेकर आई तो मैं देख रहा था। एक लम्हे के लिए इस पर सख्ता तारी हुआ और फिर धाड़े मारकर रोने लगी। मैंने बोलने की कोशिश की। ये अजीब बात थी कि मैं सब कुछ देख रहा था मगर बोल नहीं सकता था। लाहौर वाली बेटी रात के पिछले खा पहुंच गई थी। कराची से छोटी बेटी और मीन सुबह की पहली फ्लाइट से पहुंच गए। बेटे तीनों बैरून मुल्क थे। वो जल्द से जल्द भी आते तो 2 दिन लग जाने थे। दूसरे दिन असर के बाद मेरी तदफीन कर दी गई। शायर, अदीब, सहाफ़ी, सिविल सर्वनट सब की नुमाइंदगी अच्छी खासी थी। गांव से भी तकरीबन सभी लोग आ गए थे। ननिया लाम वाले गांव से मामूजाद भाई भी मौजूद थे। लहद में मेरे ऊपर जो सली रखी गई थी मिट्टी उनसे गुजरकर अंदर आ गई थी। बाएं पांव का अंगूठा जो आर्थराइटिस का शिकार था, मिट्टी के बोझ से दर्द कर रहा था। फिर एक अजीब कैफियत तारी हो गई। शायद फरिश्ते आन पहुंचे थे। इसी कैफियत में सवाल व जवाब का सेशन हुआ। ये कैफियत खत्म हुई। महसूस हो रहा था कि चंद लम्हे ही गुजरे हैं मगर फरिश्तों ने बताया कि 5 बरस हो चुके हैं तुम्हें फौत हुए। फिर फरिश्तों ने एक अजीब पेशकश की, हम तुम्हें कुछ अरसा के लिए वापस भेज रहे हैं। तुम वहां दुनिया में किसी को नजर नहीं आओगे। घूम फिर कर अपने प्यारों को देख लो। फिर अगर तुमने कहा तो तुम्हें दोबारा नॉर्मल जिंदगी दे देंगे वरना वापस आ जाना। मैंने ये पेशकश गनीमत समझी और हाँ कर दी। फिर एक मदहोशी की हालत छा गई। आँख खुली तो मैं अपनी गली में खड़ा था। आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता अपने घर की जानिब चला। रास्ते में कर्नल साहब को देखा। घर से बाहर खड़े थे। इतने ज्यादा बुरे लग रहे थे। ख्वाजा साहब बेगम के साथ वॉक करने निकल रहे थे। अपने मकान के गेट पर पहुंचकर मैं ठिठक गया। मेरे नाम की तख्ती गायब थी। पोर्च में गाड़ी भी नहीं खड़ी थी। वफात से चंद हफ्ते पहले ताज़ा मॉडल की खरीदी थी। दचका सा लगा। गाड़ी कहाँ हो सकती है? बच्चों के पास तो अपनी अपनी गाड़ियां थीं तो फिर मेरी बीवी जो अब बेवा थी, क्या गाड़ी के बगैर थी? दरवाजा खिला था। मैं सबसे पहले सीढ़ियां चढ़कर ऊपर अपनी लाइब्रेरी में गया। ये किया। किताबें थी न अलमारियां, राइटिंग टेबल, इसके साथ वाली महंगी कुर्सी, सोफा, आला मरकजी मुलाजमत के दौरान जो शेल्फें और यादगारें मुझे मिली थीं और अलमारियों का के ऊपर सजा कर रखी हुई थीं। बेशुमार फोटो एल्बम, कुछ भी तो वहाँ न था। मुझे फारसी की कीमती ईरान से छपी हुई किताबें याद आए। दादा जान के छोड़े हुए कीमती कलमी नुस्खे, गुलिस्तान सादी का नादिर नुस्खा जो सोने के पानी से लिखा हुआ था और धूप में और छाँव में अलग अलग रंग की लिखाई दिखाता था। दादा जान और वालिद साहब की जाती डायरियां सब गायब थीं। कमरा यूं लगता था गोदाम के तौर पर इस्तेमाल हो रहा था। सामने वाली पूरी दीवार पर जो तस्वीर 15,000 रुपए से लगवाई थी वो जगह जगह से फट चुकी थी। मैं पशमुर्दा होकर लाइब्रेरी से बाहर निकल आया। बालाई मंजिल का ये वसी वावरीज लाउंज भाई भाई कर रहा था। ये क्या? अचानक मुझे याद आया कि मैंने चकवाल से रंगीन पायों वाले सच से बुने हुए 4 पिलिंग मंगवाकर इस लाउंज में रखे थे। शायर बरादरी को ये बहुत पसंद आए थे। वो गायब थे। नीचे ग्राउंड फ्लोर पर आया। बीवी अकेली किचन में कुछ कर रही थी। मैंने इसे देखा। 5 बरसों में इतनी तब्दील हो गई थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। कैसे पूछूं कि घुटनों के दर्द का क्या हाल है। एड़ियों में भी दर्द महसूस होता था। दवाएं बाकायदगी से मुयस्सर आ रही थी या नहीं।
मैं इसके लिए बाकायदगी से फल लाता था, न जाने बच्चे क्या सुलूक कर रहे हैं। मगर मैं बोल सकता था ना वो मुझे देख सकती थी। इतने में फोन की घंटी बजी। बीवी बहुत देर बातें करती रही। जो इस तवील गुफ्तगू से मैं समझा ये था कि बच्चे इस मकान को फरोख्त करना चाहते थे। माँ ने मुखालफत की कि वो कहाँ रहेगी। बच्चे बजिद थे कि हमारे पास रहेगी। मेरी बीवी को मेरी ये नसीहत याद थी कि डेरा अपना ही अच्छा होता है, मगर वो बच्चों की जिद के सामने हथियार डाल रही थी। गाड़ी का मालूम हुआ कि बेची जा चुकी थी। बीवी ने खुद ही बेचने के लिए कहा था कि उसे एक छोटी ऑल्टो ही काफी होगी। इतने में मुलाजिम लाउंज में दाखिल हुआ। ये नौजवान अब अधेड़ उम्र लग रहा था। मैं इसका लिबास देखकर ठिठक गया। उसने मेरी कीमती ब्रांडेड कमीज जो हांगकांग से खरीदी थी पहनी हुई थी। नीचे वो पतलून थी जिसका फैब्रिक मैंने इटली से खरीदी थी। अच्छा, तो मेरे बेशबहा मलबूसात मुलाजिमों में तकसीम हो चुके थे। मैं 1 साल लोगों की निगाहों से गायब रहकर सबको देखता रहा। एक एक बेटे बेटी के घर जाकर उनकी बातें सुनी। कभी कभार ही अब्बा मरहूम का यानी मेरा जिक्र आता, वो भी सरसरी सा। हाँ, ज़ैनब मेरी नवासी अक्सर नाना अब्बू का तज़किरा करती। एक दिन माँ से कह रही थी, अम्मा, ये बांस की मेज कुर्सी नाना अब्बू लाए थे ना जब मैं छोटी सी थी, उसे फेंकना नहीं। माँ ने जवाब में कहा, जल्दी से कपड़े बदल कर खाना खाओ, फिर मुझे मेरी सहेली के घर ड्रॉप कर देना। मैं शायरों अदीबों के इज्तिमाआत और निशिस्तों में गया, कहीं अपना जिक्र न सुना। वो जो बात बात पर मुझे जदीद गज़ल का ट्रेनर सीटर कहा करते थे, जैसे भूल ही तो चुके थे। अब उनके मुलाजिमों ने मेरी किताबें भी अलमारी से हटा दी थीं। एक चक्कर मैंने कब्रिस्तान का लगाया। मेरी कब्र का बुरा हाल था। घास उगी थी, कुत्तेबा परिंदों की बेटों से अटा था। साथ वाली कब्रों की हालत भी ज्यादा बेहतर न थी। 1 साल के जायजे के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि मेरी मौत से दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ा था, जरा भर भी नहीं। बीवी याद कर लेती थी, ताहम बच्चे पोते नौसे पोतियां सब मुझे भूल चुके थे। अदबी हलकों के लिए मैं अब तारीख का हिस्सा बन चुका था। जिन बड़े बड़े महकमों और इदारों का मैं सरबराह रहा था, वहाँ नामों वाले पुराने बोर्ड हट चुके थे। दुनिया रवा दवा थी, कहीं भी मेरी जरूरत ना थी, घर में ना बाहर। फिर तहजीबी, मुआशरती और इक्तिसादी तब्दीलियां तेजी से आ रही थीं और आए जा रही थीं। हवाई जहाज़ों की रफ्तार 4 गुना बढ़ चुकी थी। दुनिया का सारा निज़ाम सिमट कर मोबाइल फ़ोन के अंदर आ चुका था। मैं उन जदीद तरीन मोबाइलों का इस्तेमाल ही ना जानता था। फर्ज कीजिए मैं फरिश्तों से अल्तमास करके दोबारा दुनिया में नॉर्मल जिंदगी गुजारने आ भी जाता तो कहीं भी वेलकम न कहा जाता। बच्चे परेशान हो जाते। उनकी जिंदगियों के अपने मंसूबे और प्रोग्राम थे जिनमें मेरी गुंजाइश कहीं ना थी। हो सकता था कि बीवी भी कह दे कि तुमने वापस आकर मेरे मसाइल में इजाफा कर दिया है। मकान बक चुका। मैं तन्हा तो किसी बच्चे के पास रह लेती। 2 को अब वो कहाँ संभालते फिरेंगे। दोस्त थोड़े बहुत बाकी बच्चे थे, वो भी अब बीमार और चिलचिलाओं के मराहिल तय कर रहे थे। मैं वापस आता तो दुनिया में मुकम्मल तौर पर अनफिट होता, नए लिबास में पैवनत की तरह, जदीद बस्ती में पुराने मकबरे की तरह। मैंने फरिश्ते से राब्ता किया और अपनी आखिरी ख्वाहिश बता दी, मैं वापस कब्र में जाना चाहता हूँ। फरिश्ता मुस्कुराया। इसकी बात बहुत मुख्तसर और जामा थी। हर इंसान यही समझता है कि इसके बाद जो खला पैदा होगा वो कभी भरा नहीं जा सकेगा, मगर वो ये नहीं जानता कि खला तो कभी पैदा ही नहीं होता। हमारे सभी के दिमागों में भी यही सोच है कि ये घर, ये कारोबार, ये नौकरी, ये दुनिया की, घर की, बच्चों की ज़रूरतें और सारे कामकाज मेरी वजह से ही जारी हैं। अगर मैं न रहा तो दुनिया की गर्दिश रुक जाएगी। मगर सिर्फ एक पल को सोचिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दुनिया तो हमारे से पहले जाने वालों के बगैर भी चल रही है और हमारे जाने के बाद भी यूं ही चलती रहेगी। एक ख्याल है, शराब है, वहम है, गमा है और बस कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। सलामत और आबाद रहे।